जैसे जींद को राजनीतिक प्रयोगशाला कहा जाता है ना, हर जगह के लोग आके यहाँ रैली करते हैं। उसी तरीके से हमने बहुत बार देखा है कि जींद में जब विकास कार्य होने होते हैं, भाई पहले सड़क बना दी, फिर ध्यान आया कि यार सीवर भी बनाना था, पाइपलाइन भी डालनी थी, फिर उसको उखाड़ते हैं, फिर वो चीज़ें बनाते हैं। तो लंबे समय तक, हालांकि आपके पहले कार्यकाल की बात करें, ये पाड़ा देड़ी चलती रही और लोग परेशान थे। दूसरी बार की आपकी सरकार चली, दूसरी बार की टर्म है। हालांकि दूसरी बार में वैसाखियों का सहारा ले रखा है, दोनों पैरों पे आप सलामत तो नहीं है, यानी कि बीजेपी, निर्दलियों का साथ भी है, जेजेपी का साथ भी है। और तीसरी बार फिर से सरकार बनाना एक बड़ी टफ टास्क है। और जिस प्रकार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं आपके ही इर्द गिर्द हैं, हालांकि मैं जींद की बात करूँ, जींद में से 5 सीटें हैं, 5 में से 3 जो सीटें हैं वो जेजेपी की है, एक बीजेपी की और एक कांग्रेस की। जो बीजेपी के बड़े नेता वो ये कह रहे हैं कि जो आगामी जो चुनाव होंगे 2024 के, उसमें हमें जेजेपी की आवश्यकता नहीं है। आपके आसपास सारे विधायक जेजेपी के हैं। कृष्ण मिड्ढा इस बारे में क्या सोच रखते हैं? आपके मैं विरोधियों की बात करूं, जो आपके यहाँ के नेता है, वो भी आप पर बहुत बार आरोप लगाते हैं कहीं ना कहीं कि मिड्ढा साहब जो है वो कमीशन लेते हैं, भ्रष्टाचार में सीधे सीधे आप शामिल होते हैं। प्रमोद सहवाग उन्होंने तो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बोला था कि छोटे से छोटे पैसे में भी, छोटे से छोटे काम में भी कमीशन लेते हैं। मैं अपना हक लेने में छोड़ता नहीं। मुझे जींद के लोगों ने चुना है, चाहे मुझे अपने ही मुख्यमंत्री से कुछ कहना पड़े या मुझे अपने ऑफिसर्स को भी कुछ कहना पड़े। आज सत्ता में होते हुए भी मैं उनसे बात करता हूँ, जो बात हक की है उसके लिए लड़ता हूँ। कुछ दिन पहले इस तरह की चर्चाएं भी चलाई गई कि मिड्ढा साहब का जो दिल है, दिल में थोड़ी थोड़ी हलचल मचने लगी। पहले तो चश्मा लगा हुआ था, वो चश्मा उतार दिया, चश्मा उतार के कमल पकड़ लिया, मतलब इनेलो से बीजेपी में आ गए। और कमल के बाद अब जो है वो हाथ से हाथ जोड़ना चाह रहे हैं। और हाथ से हाथ कैसे जुड़े, उसके लिए 2 बार प्रयास किया गया। मैं नेताओं के नाम बता देता हूँ। कुमारी शैलजा से आपकी मुलाकात हुई, उदय भान से आपकी मुलाकात हुई फरीदाबाद के अंदर, ये खबरें भी चलाई गई। इस प्रकार से आप मुझे कह रहे हैं कि मैं बेबाक बोलता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इलेक्शन अलग अलग लड़ा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी 3 सीट लेगी, और अगर ज्वाइंट लड़ा जाता है तो 2-2 सीटें जेजेपी 2 लेगी और भारतीय जनता पार्टी 2 लेगी। कांग्रेस के खाते में 1 ही सीट रहेगी। जींद में सबसे ज़्यादा आवारा पशु जो है वो देखने को मिलते हैं। हालांकि गौ माता को लेकर सबसे ज़्यादा अगर कोई बात करता है तो उस पार्टी का नाम भी बीजेपी है। लेकिन आपको अगर कहीं आवारा पशु देखने हैं, अगर आपको सड़कों पे सबसे ज़्यादा कूड़ा कचरा देखना है, उस शहर का नाम जींद है। आपके ही बड़े नेता का एक बयान था कि घोड़े खाएं घास और गधे खाएं च्यवनप्राश, इस तरह का मुहावरा था। ब्रिजेंद्र ने भी ये बात बोली कि जो जेजेपी वाले हैं वो सत्ता का असली मज़ा ले रहे हैं और हम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। लेकिन आप, क्योंकि डिप्टी सीएम जो है दुष्यंत चौटाला, वो आपके इलाके से है, उचाना यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। कृष्ण मिड्ढा को विकास कार्यों में या फिर सरकार में जो भी काम होते हैं, ये चीज़ें महसूस होती है या सिर्फ उनको होती है? मैंने कभी ये नहीं देखा, क्योंकि मैं जींद वालों के लिए हूँ। सत्ता और विपक्ष में रहना अलग काम है। विपक्ष में हम आवाज़ उठाते थे, तो आज सत्ता में रहकर भी अगर मेरे ऊपर कोई किसी प्रकार का मेरे काम में देरी होती है तो मुझे लड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे जींद के लोगों ने चुना है। दावे तो ये भी किए गए थे कि मंत्री बना देंगे अगर जीत गए तो, इस तरह के सपने भी दिखाए थे। और वो टफ चुनाव जो कि सरकार के लिए एक बहुत बड़े नाक का सवाल था, वो आप जीतने में कामयाब। हालांकि आपके सामने दिग्गज नेता थे, दोबारा फिर मैं चुनाव हुए तब भी आप जीत गए। तो जींद के लोगों को विधायक तो आपको बना दिया, दूसरी बार भी बना दिया, लेकिन जो उनकी ख्वाहिश थी, जो उनकी कि कहीं ना कहीं मंत्री पद मिले, ऐसा कुछ वो तो नहीं हुआ। नमस्कार, बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम सीधी बात सुरेंद्र नैन के साथ में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे खास मेहमान है जींद से बीजेपी विधायक डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा। मिड्ढा साहब की हम बात करें, जींद का वो बाई इलेक्शन आप सभी को याद है, पहला इनका वो चुनाव, इनके जीवन का पहला चुनाव जिसमें इन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को हराकर पहली बार ये जीत कर आए जींद के बाई इलेक्शन में। और उसमें दिग्विजय चौटाला इनके सामने थे जेजेपी से, और कांग्रेस से रणदीप सिंह सुरजेवाला थे। उस वक्त वो कैथल से विधायक भी थे, हालांकि उनकी जमानत जब्त हुई। तो वो चुनाव सबको याद है।
फिर दोबारा फिर जो मेन चुनाव हुए 2019 में फिर से मीडा साहब जीत कर आए बीजेपी पे। और पहले की बात करें तो इनके फादर साहब डॉक्टर साहब जो मीडा साहब थे वो भी 2 बार विधायक रहे, तो यानी कि चौथी बार हम कह सकते हैं कि इनके परिवार का कार्यकाल। और जींद को लेकर हम बात करें, क्योंकि बाकी भी राजनीतिक मुद्दों हम बातचीत करेंगे, खासकर जींद के जो हालात हैं और चौथी बार से लगातार परिवार में जैसे इनकी विधायकी है, कितना बदलाव, कितनी चीज़ें बदली हैं और कितना अभी बदलना बाकी है, उन तमाम मुद्दों को लेकर गंभीरता से बातचीत करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, जय माता की, नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप सिटिंग एमएलए हैं और लगातार, हालांकि आप दूसरी बार के विधायक हैं, लेकिन जब आपके फादर साहब विधायक थे तब भी आप शुरू से बचपन से उनके साथ थे। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जींद आपके लिए कोई ऐसा नहीं है, जो जो चीज़ें मन में थी, बहुत सारी टीस थी, और ख़ास तौर पे जींद को हरियाणा का सबसे पिछड़ा ज़िला कहा जाता है। हालांकि जिस भी राजनेता को कोई रैली करनी हो या कोई और प्रोग्राम करना हो तो वो जींद में आके ही करता है, जींद को ही चुनता है। लेकिन जहाँ विकास की बात आती है तो जींद सबसे पिछले पायदान पे हमें खड़ा नजर आता है। कितना बदलाव आप जींद की आप देखते हैं? देखिए, आज आप जींद को पिछड़ा हुआ नहीं कह सकते, क्योंकि आज जींद से 8 नेशनल हाईवे जींद को छू के गुजर रहे हैं। जींद की 20 किलोमीटर की परिधि पे आज 8 नेशनल हाईवे यहाँ से गुजर रहे हैं। जहाँ से 8-8 नेशनल हाईवे गुजरेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पिछड़ा तो रह ही नहीं सकता डिस्ट्रिक्ट। और वहीं बात करूँ मैं गडकरी साहब की, तो गडकरी साहब के एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र भी आया था कि हरियाणा में कोई एक जगह ऐसी है, तो किसी ने जींद का नाम कहा उनसे कि जींद जहाँ सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे जहाँ से गुजरे हैं, और अभी एक नेशनल हाईवे और गुजरने की उम्मीद है, तो 9 नेशनल हाईवे जींद के पास से गुजरेंगे। वहीं हम बात करें कि जो पिछड़ा कह रहे हैं कि पहले 7 डिस्ट्रिक्ट में था हरियाणा के, लेकिन अब निरंतर 19 मंजिला बिल्डिंग 18 और 19 मंजिला बिल्डिंग 16, 18 और 19 मंजिला बिल्डिंग जो जींद की मेडिकल कॉलेज की बनने जा रही है, जो लगभग उम्मीद है कि मार्च तक कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद ये मेडिकल कॉलेज भी प्रारंभ हो जाएगा। वहीं पर आप अगर देख सकते हैं, आप पहले अगर चुनाव में आए होंगे और आज जींद में आप बदलाव देख सकते हैं कि सड़कों को लेके भी पहले से काफ़ी बेहतर है। और जींद की 3-4 सड़कें ऐसी हैं जो मुझे उम्मीद है कि जिनका टेंडर हो चुका है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 करोड़ की सड़कें देने का काम किया था, जिसमें से 2 सड़कें स्टार्ट भी हो चुकी हैं और 4 सड़कें और बननी हैं जो जींद के अंदर की सड़कें, और उनके बनने के बाद मुझे नहीं लगता जींद की कोई सड़क और रह जाएगी। और बाकी आप देख रहे हैं पहले की अपेक्षा काफ़ी सुंदरता के मामले में जींद पहले से बेहतर है। जगह जगह सौंदर्यकरण के लिए चौराहे बनाए गए हैं। भीमराव अम्बेडकर चौक है, इसी प्रकार से अशोक जी का चौक है, इस प्रकार से अनेक चौक बनाए गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपने कुछ चीज़ें बताई, क्योंकि मैं सिलसिलेवार तरीके से हर एक अलग अलग मुद्दों पे बातचीत करूंगा, जो मैंने लोगों से बातचीत की और आपके बारे में जींद के रिसर्च किया। हालांकि जींद को राजधानी बनाने का भी दावा किया गया था, जींद की राजधानी बनाएंगे आपके सहयोगी पार्टी द्वारा, और वो आपके साथ सत्ता में भी है। लेकिन राजधानी बाद की बात है, जींद को कम से कम जींद तो बना दिया जाए, ऐसे यहाँ के लोगों की इच्छा थी, मांग थी। आपने रोडों का जिक्र किया, आपको लेकर ये भी बात है कि मिड्ढा साहब काम के लिए अधिकारियों से भी कई बार लड़ जाते हैं, नाराज़गी हो जाती है, कई बार गुस्सा, कई बार नरमाई। सरकार के साथ भी आपकी जो है कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा पहले भी हुआ है और ऐसा होता रहता है, नाराज़गी कामों को लेके और भी विधायक करते हैं। लेकिन जो मैंने पता किया, मिड्ढा साहब पत्थर तो लगा देते हैं लेकिन कार्य शुरू नहीं होते। उसका एक उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ। एसपी की कोठी से लेके सफ़ीदो रोड, वहाँ शायद 1.5 या 2 या 3 साल का समय लगभग होगा, यानी कि काफ़ी समय हो चुका है, अब तक उसका काम शुरू नहीं हुआ। 1.5 साल का समय नहीं हुआ, मात्र करीब करीब 6-7 महीने हुए। और वो रोहतक रोड एक किसी प्रकार से लोगों की जल्दबाजी में, जो रोहतक रोड बहुत बड़ा इशू बन गया था कि जब तक वो चीज़ नीचे कंपैक्ट अच्छे से ना हो, उसी के कारण रोहतक रोड नीचे की तरफ धंस गई थी, जो सबसे बड़ा कारण रहा था। इसके ऊपर से 1-2 बारिश भी अब निकल चुकी है और जल्दी ही ये अच्छी तरह अब कंपैक्ट हो चुकी है, जल्दी ही इसके ऊपर बन जाएगा। विशेष तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा इसको लेके, एक बार यहीं से मेरा किसी प्रोग्राम में जाना हुआ तो वहीं कुछ लोग मिले और मेरे से कहने लगे कि हमारी लाइन जो है, वो सीवरेज की जो लाइन है, वो लाइन ठीक नहीं चल रही, तो उस लाइन को दुरुस्त कराया गया। तो उसमें मुझे पता लगा कि ये कॉलोनी लगभग 35 से 40 साल पहले बनी है और जिसकी सारी लाइनें भ्रष्ट हो चुकी है कि उम्र के हिसाब से उसकी एज लगाई है कि मियाद के हिसाब से,
तो इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए जो मेन लाइन थी ये नई डलवाने का काम किया। माननीय हमारे यहाँ डीसी रहे जोशी साहब, वही आजकल सीए हुड्डा है, तो वो उसको देख रहे हैं। उन्होंने मेरी बात को मानते हुए 1 करोड़ समथिंग के आसपास का ये कार्य था, और ये कार्य पाइपलाइन जो भी है वो डल चुकी है। और इसके कम्पैक्ट की वजह से इसके लिए तो मैं नहीं कहा कि आप जब तक हमें तसल्ली ना हो इसके ऊपर रोड ना बनाई जाए। जब ये अब अभी कुछ दिन पहले मेरी इस विषय पे बात हुई है, तो उम्मीद है इस महीने में ये काम स्टार्ट हो जाएगा। आपने प्रॉपर टेक्निकल इसकी वजह बताई, रोहतक रोड की, और सीवरेज का भी उदाहरण दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जींद को राजनीतिक प्रयोगशाला कहा जाता है ना, हर जगह के लोग आके यहाँ रैली करते हैं, उसी तरीके से हमने बहुत बार देखा है कि जींद में जब विकास कार्य होने होते हैं, भाई पहले सड़क बना दी, फिर ध्यान आया कि यार सीवर भी बनाना था, पाइपलाइन भी डालनी थी, फिर उसको उखाड़ते हैं, फिर वो चीज़ें बनाते हैं। तो लंबे समय तक, हालांकि आपके पहले कार्यकाल की बात करें, ये पाड़ा देड़ी चलती रही और लोग परेशान थे। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिस्टम नहीं है। जैसे कोई नया नगर बसे, जैसे कि हम ये कह सके पंचकुला या चंडीगढ़ बसा, उन सब चीज़ों को लेके बसाया गया। जो पुराने नगर बसे हैं वहाँ इन सब चीज़ों के लिए थोड़ी सी दिक्कत तो प्रत्येक नगर में आती है। रोहतक हुड्डा साहब ने सारा पाट दिया था, लेकिन अब फिर कुछ फटा हुआ है, कुछ अलग से लाइन दबानी है। अभी जो भाखड़ा का पानी लेके आ रहा हूँ, इसमें भी दिक्कत आएगी, लेकिन इसमें मैंने एसीएस महोदय से बात की। जो भाखड़ा का पानी आना है, मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना पाइपलाइन दबनी है, जो विशेष दिक्कत आती है उसको, क्योंकि वो पब्लिक हेल्थ के द्वारा ही डाला जा रहा है, पब्लिक हेल्थ ही उसको दुरुस्त भी करेगी साथ के साथ, ताकि दिक्कत ना आए। जिस प्रकार से अमृत योजना की दिक्कत आई कि सड़कों को पाड़ के सीवरेज तो डाल दिया गया, लेकिन वो विभाग यूएलबी के पास था, फिर उसको दुरुस्त सड़कें B&R या दूसरे विभाग कर रहे हैं, तो मामला बड़ा गड़बड़ हो गया उसके चलते हुए। तो ये बात मैंने पहले कही कि इसी में ही टेंडर में ये सब चीज़ें लेके ही इस टेंडर को बनाया जाए। और मैंने ये भी कहा है कि ये एक मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जो मेडिकल कॉलेज था, इसकी मांग मेरे पिताजी ने रखी, ब्रह्मलीन डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जी ने, और भाखड़ा का पानी लाना मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। पिता को सपने को पूरा करने का काम मैंने किया है, और मुझे उम्मीद है कि भाखड़ा का पानी जो लगभग 40 किलोमीटर दूरी से आना है, तो ये चुनाव से पहले पहले इसकी शुरुआत हो जाएगी। और इसका मैं ये कह सकता हूँ कि इस साल के अंत तक इसकी शुरुआत हो जाएगी, जो 3 साल का लगभग जिसको समय लगेगा पूरा होने में, जो लगभग 450 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। और मेरे ख्याल से पब्लिक हेल्थ का ये हरियाणा का सबसे पहला इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा। नहीं, बिल्कुल आपने पीने का पानी का जिक्र किया कि आपका भी ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपके फादर साहब का भी था। और अगर जल जीवन मिशन, शायद ये नाम उस योजना का, उसके तहत हर घर जल हर नल, उस तरीके का आपका एक है वाक़या। लेकिन जींद के अगर गांव की बात करें, सराउंडिंग, अधिकतर गांव में ऐसा है कि वहाँ पीने का साफ पानी नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और लंबे समय से वो जूझ भी रहे हैं। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि हम हर घर जल हर घर नल पहुँचा रहे हैं। देखिए, अभी एक आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, सरकार इसके प्रति पूरी सजग है। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा, 2009 में जब मेरे पिताजी चुनाव लड़े, तो उन्होंने कहा कि पानी को मैं ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने का काम करूँगा। अब प्रत्येक गांव में पानी ट्यूबवेल से आ रहा है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, 4L बरसोला और 1-2 और योजनाएं, जो खेतों में पानी जाएगा, लोगों के खेतों में लगेगा, वो तो होगा ही होगा। साथ में पीने के पानी की भी व्यवस्था की जा रही है। अभी मैंने खोखरी, आपका डालमवाड़ा, ये 6-7 गांव जो इसके बीच में आएंगे, क्लस्टर परियोजना पास करवा दिया, जो लगभग 19 करोड़ रुपए की परियोजना है, और वो 5-7 गाँव को पीने का पानी मिलेगा। इसी प्रकार से एक क्लस्टर परियोजना के लिए और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है, जो झांझ और ये मेरे 5-7 गाँव इस रोड पर आते हैं, वो भी अगर क्लस्टर परियोजना मंजूर हो जाती है, चिट्ठी ऊपर से आई है, ज़मीन नहीं मिल पा रही उसके लिए। जिस प्रकार से खोखरी गांव में तो ज़मीन मिल गई, जिसकी वजह से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये हो जाता है तो इसमें भी 5-7 गाँव को पीने का पानी, बढ़िया पानी मिलेगा, जिससे लोगों को फ़ायदा रहेगा। ये थी पीने के पानी की बात। अगर मैं जल निकासी की बात करूँ, मैंने कहा कि अलग अलग बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। आपने बड़ा प्रयास किया, हम रानी तालाब की बात करें, आपको उसको लेके भी आपने काफ़ी लगातार प्रयास किया कि कैसे उसको सुंदर बनाया जाए, जहाँ पे कीचड़ था वो चीज़ें थी। लेकिन अभी भी आप दूसरी बार के विधायक हैं और आपकी लगातार सरकार है, सरकार की भी दूसरी टर्म है। अभी भी ये हालात है कि बारिश अगर हो जाए तो रानी तालाब के आसपास, हम बुलबुल के आसपास की बात करें, अर्जुन स्टेडियम के आसपास की बात करें, पानी भर जाता है, और अभी भी सुराख करके पानी को रानी तालाब में छोड़ना पड़ता है। वहीं सिविल हॉस्पिटल की बात करें
वहाँ पर बारिश के दौरान पूरा पानी भर जाता है आगे खचाखच, और कैसे मरीज़ आते हैं कैसे जाते हैं वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? ये तो इतनी बड़ी विषय तो नहीं है। देखिए, रानी तालाब के विषय पे हम डिस्कस करते हैं। फिर अमृत योजना आने के बाद, ये कंप्लीट होने के बाद 100 एमएम कितना पानी पड़ता है। उस पानी के बाद ठीक 2.5 से 3 घंटे के अंदर, बारिश के रुकने के बाद लगभग पानी 2.5-3 घंटे के अंदर अंदर 90% पानी निकल जाता है। ठीक है, जो अंडरपास बन रहे हैं वहाँ दिक्कत आ रही है। हाँ, अभी एक के ऊपर शेड लग रहा है, दूसरे पे शेड लग जाएगा तो ये दिक्कत भी दूर हो जाएगी। ये दिक्कत, अंडरपास की दिक्कत तो सभी जगह है, जहाँ जहाँ बना हुआ, पूरे हिंदुस्तान में ही ऐसी समस्या आ रही है। शेड बनाए जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। आज आप जींद में देख सकते हैं 2.5 से 3 घंटे में लगभग, मैं ये आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ, 80 से 90% पानी निकल जाता है। और जो सिविल हॉस्पिटल की बात है, वो बहुत नीचा पड़ चुका है, लेकिन ये कि कुछ समय उसमें भी लगता है, मोटर्स वगैरह लगा के उसका पानी निकाल दिया जाता है। जो नई बिल्डिंग बनी है उस बिल्डिंग की तरफ पानी नहीं होता। जो पुरानी बिल्डिंग है, जो काफ़ी लेवल जिसका नीचे जा चुका है, जो चौधरी बंसी लाल जी ने जिनका उद्घाटन किया था, तो आप समय का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो बिल्डिंग्स नीचे पड़ जाएँ, सड़कें ऊँची होनी शुरू होगी, तो वो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। आपने अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग विषय पे अपने डिटेल बताया कि कौन सा प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है और कौन सा प्रोजेक्ट अभी ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको आपने पूरा करना है। लेकिन आपके, हम मैं विरोधियों की बात करूं, जो आपके यहाँ के नेता है वो भी आप पर बहुत बार आरोप लगाते हैं कहीं ना कहीं कि मीडा साहब जो है वो कमीशन लेते हैं, भ्रष्टाचार में सीधे सीधे आप शामिल होते हैं। प्रमोद सहवाग उन्होंने तो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बोला था कि छोटे से छोटे पैसे में भी, छोटे से छोटे काम में भी कमीशन लेते हैं। तो क्या करें, वो कहें कि बड़ा ईमानदार आदमी है। वो क्या कहें कि यहाँ काम नहीं चल रहा। वो तो ये कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज के लिए भी मैंने जेल काटी। उनसे पूछिए कि उनके राज में कितना काम हुआ। 10 साल सत्ता में रहे वो। मेरे पिताजी 9 साल विपक्ष में रहे। विपक्ष में रहते हुए मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि उन्होंने अपनी मधुर वाणी से 9 साल में जितना विपक्ष में रहते हुए एक विधायक के तौर पर उन्होंने काम किया, शायद ही किसी विधायक ने उतना काम किया हो। अगर वो विधानसभा में 9 साल का अगर पीरियड हम लगाएं, तो 9 साल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लगाने वाले विधायक थे वो उस समय के। आज भी मैं अच्छे प्रश्न लगा के जाता हूँ, हर प्रश्न पे अच्छे से बहस करता हूँ और अपना हक मांगने का प्रयास करता हूँ। बात आपने प्रमोद सहवाग की या अन्य जो मेरे खिलाफ हैं, वो तारीफ़ कैसे करें? उनसे पूछिए मेडिकल कॉलेज कौन लेके आया, उनसे पूछिए कि भाखड़ा पानी का जो चल रहा है उसको कौन लेके। सड़कें गलियां तो बनती रहेंगी, टूटती रहेंगी, हर सरकार में बनेंगी भी टूटेंगी, क्योंकि मियाद ही 3 साल की है, किसी की मियाद 5 साल की है, वो बनेंगे भी टूटेंगे भी। और आज यूनिवर्सिटी के अंदर 150 करोड़ रुपए के आसपास यूनिवर्सिटी में पैसा लग रहा है, जो हमारे बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। लॉ कॉलेज में लेके आया, पिछली सत्र में मैंने मांगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे भी मंजूर किया। इस प्रकार से आप डेवलपमेंट को देखें तो आप जींद को आज देख सकते हैं। आज जींद में बढ़िया बढ़िया शोरूम बनने जा रहे हैं। कभी जींद, मैं आपको पहले भी बोला कि पहले 7 डिस्ट्रिक्ट्स में था, इससे बाद वाले डिस्ट्रिक्ट भी ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन आज आप अगर जींद में काम है तभी तो इतने बड़े बड़े शोरूम बन रहे हैं। आज आप सफीदो रोड पर देखिए, बड़े बड़े शोरूम बन रहे हैं। और अभी सफीदो रोड के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया है कि उसको भी बनाया जाए। उसका भी पास हो गया, लेकिन उसके लिए कुछ 34 किले ज़मीन चाहिए। कोई फॉरेस्ट का कोई सिस्टम है कि जितनी ज़मीन कवर होगी उसको बढ़ाने के लिए उतना ही आपको पेड़ वगैरह के लिए ज़मीन लेनी पड़ेगी। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अब डिस्कस करूँगा। डीसी साहब से मैंने इस विषय में बात की है कि ज़मीन तो मिलेगी नहीं, संभावनाएं बहुत कम है, तो इसके लिए कोई इंतज़ाम किया जाए ताकि इस रोड को भी चौड़ा किया जाए। और बाकी सब रोडें चौड़ी हो चुकी है। आपका सोनीपत रोड जो हमारी है, गुवाना रोड, आप उसको देख सकते हैं, पहले से काफ़ी बेहतर बन चुकी है। ब्रिज 6-6, 7-7 ब्रिज बन चुके हैं जींद के अंदर। यूनिवर्सिटी आपको मिल चुकी है, अच्छी यूनिवर्सिटी मिल चुकी है, जबकि ये यूनिवर्सिटी माननीय हुड्डा साहब के समय में बनी थी, लेकिन उसमें भी मेरे पिताजी ने एक रीजनल सेंटर था, यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो रीजनल सेंटर था, मीरपुर यूनिवर्सिटी का हवाला देके जगह को, तो इसको यूनिवर्सिटी में तब्दील कराने का काम मेरे पिताजी ने किया। और मैं जिस भी कार्यकाल में जो काम हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें बड़ौदी गांव है, उसमें किरण चौधरी ने पानी के पीने के लिए टैंकी और वो लगभग 1 करोड़ 8 लाख कुछ पैसा मंजूर किया गांव के लिए। देखिए, जिसने किया, जिसके राज में जिसने किया, मैंने आपसे पहले कहा कि मेरे पिताजी हुड्डा साहब के राज में भी विपक्ष में रहे 9 से 14 तक, 14 के बाद 18 तक, 18 में उनका देहांत हुआ। इसमें माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से जो भी मांगा और मुख्यमंत्री जी ने वो देने का काम किया। सबसे बड़ा उदाहरण मेडिकल कॉलेज है। वहीं पैरामेडिकल कॉलेज भी अब जींद में आने जा रहा है, जबकि ये सफीदों की मांग थी।
लेकिन मैंने इस चीज़ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कहा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि नोरम भी पूरे नहीं कर पाता सफीदो, और इस विषय पे सफीदों के विधायक और मेरी बहस भी हुई। मैं अपना हक लेने में छोड़ता नहीं। मुझे जींद के लोगों ने चुना है, चाहे मुझे अपने ही मुख्यमंत्री से कुछ कहना पड़े या मुझे अपने ऑफिसर्स को भी कुछ कहना पड़े। आज सत्ता में होते हुए भी मैं उनसे बात करता हूँ, जो बात हक की है उसके लिए लड़ता हूँ। मैंने कभी ये नहीं देखा, क्योंकि मैं जींद वालों के लिए हूँ। सत्ता और विपक्ष में रहना अलग काम है। विपक्ष में हम आवाज़ उठाते थे, तो आज सत्ता में रहकर भी अगर मेरे ऊपर कोई किसी प्रकार का मेरे काम में देरी होती है तो मुझे लड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे जींद के लोगों ने चुना है। मैं जींद का आभारी हूँ। और आप अक्सर देखेंगे मैं जींद से बाहर की बात ही नहीं करता। अक्सर मैं जींद के ही मुद्दों पे बात करता हूँ, चाहे वो मेरे पिताजी रहे या मेरा। जींद से बाहर जाने की हम चेष्टा ही नहीं करते। जो चाहिए जींद में चाहिए। बिल्कुल, जो चाहिए जींद में चाहिए। आप कहते हो कि जो मेरा हक है उसके लिए मैं लड़ता हूँ, और कितने हद तक लड़ना है आप वो सीमाएं भी पार कर जाते हैं। जींद का आपने जिक्र किया, जींद की जनता का आपने जिक्र किया। अगर मैं बाई इलेक्शन की बात करूँ, जो आपका पहला चुनाव था, दावे तो ये भी किए गए थे कि मंत्री बना देंगे अगर जीत गए तो, इस तरह के सपने भी दिखाए थे। और वो टफ चुनाव जो कि सरकार के लिए एक बहुत बड़े नाक का सवाल था, वो आप जीतने में कामयाब। हालांकि आपके सामने दिग्गज नेता थे, दोबारा फिर मैन चुनाव हुए तब भी आप जीत गए। तो जींद के लोगों को विधायक तो आपको बना दिया, दूसरी बार भी बना दिया, लेकिन जो उनकी खसक थी, ख्वाहिश थी जो उनकी कि कहीं ना कहीं मंत्री पद मिले, ऐसा कुछ वो तो नहीं हुआ। देखिए, मंत्री बनने का जहाँ तक सवाल है, मैं तो ये कहूँगा कि ऐसी बातें हुई थी। मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन आज जो चीज़ें मैं इस कार्यकाल में लेके आया हूँ वो एक मंत्री से कम नहीं है। मेडिकल कॉलेज जैसी चीज़ें एक मंत्री ही ला सकता है। भाखड़ा का पानी, इसके लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी मुझे। बहुत से लोगों ने बीच में इंटरफेरेंस भी किया। बहुत मशक्क़त के बाद भाखड़ा का पानी जो जींद में, मैं ये कहूँगा इस साल में स्टार्ट हो जाएगा। एक पौना किला ज़मीन का कोई चक्कर पड़ रहा है जो नरवाना में चाहिए पानी लिफ्टिंग के लिए। सिर्फ विषय वहीं अड़ा हुआ है, वहीं पर विषय उड़ा, और वो भी जिस दिन ये क्लियर हो जाएगा तो समझिए कि कार्य शुरू हो जाएगा। मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि अगले महीने माँ भगवती ने, परमात्मा ने चाहा तो ये काम शुरू हो जाएगा। भाखड़ा का पानी आ रहा है, यूनिवर्सिटी आपकी बनने लग रही है, 150 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी में आ गया। भाखड़ा का 450 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, 750 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट आपका मेडिकल कॉलेज है। इसी प्रकार से बहुत सा पैसा शहर के सौंदर्यीकरण के लिए भी आया। अभी जो आप रानी तालाब का जिक्र कर रहे थे, रानी तालाब की सड़क अब जल्दी उसका कार्य शुरू हो जाए। कई बार ठेकेदार भी बड़ा तंग करते हैं, ठेका तो उनको मिल जाता है लेकिन तंग करते हैं कि माल नहीं आया, ये नहीं आया, वो भी बन जाएगा। और रानी तालाब का भी सौंदर्यीकरण आज आप देख सकते हैं, अगर रात को आप गुजरते हैं तो रंगीन फुहारे चल रहे हैं, लाइटिंग है, ये सब चीज़ों का उद्धार तो हुआ ही है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और प्रत्येक गांव में, मेरे बहुत से गांव हैं, ऐसे बरसोला गांव है जिसमें लगभग मेरे और मेरे पिताजी के कार्यकाल में लगभग आज तक जो 15 करोड़ रुपया उस गांव में लगा। जो मेन सड़कें शहर की तरफ गई हैं, आज खटखड़ से बरसोला तक की सड़क है, खटखड़ से उचाना तक की सड़क है, खटखड़ से आपका ये आपका बरसोला से उचाना तक की सड़क है, और बरसोला से आपका कोतकला तक की सड़क है, दरियावाला तक की सड़क है। ये सब सड़कें बनी है ना, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं आज उस शहर को। और जाजवान गांव को देखिए, जहाँ पर हमने पहली बार जिसे देखा था, सारा खाचा ही खाचा था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मुख्यमंत्री जी ने गांव गोद लेने की बात की तो उसमें गोद में लिया गया। आज उस गांव में 10 करोड़ रुपए के आसपास लगा हुआ, आज आपको उस गांव में खाचा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपने जींद की काफ़ी सारी चीज़ें बताई। मैं थोड़ी राजनीतिक बातें भी करूँगा, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा चाहने वाले भी हैं। चाहने वाले मतलब दूसरे चाहने वाले। कुछ दिन पहले इस तरह की चर्चाएं भी चलाई गई कि मिड्डा साहब का जो दिल है, दिल में थोड़ी थोड़ी हलचल मचने लगी। पहले तो चश्मा लगा हुआ था, वो चश्मा उतार दिया, चश्मा उतार के कमल पकड़ लिया, मतलब इनेलो से बीजेपी में आ गए। और कमल के बाद अब जो है वो हाथ से हाथ जोड़ना चाह रहे हैं। और हाथ से हाथ कैसे जुड़े, उसके लिए 2 बार प्रयास किया गया। मैं नेताओं के नाम बता देता हूँ। कुमारी शैलजा से आपकी मुलाकात हुई, उदय भान से आपकी मुलाकात हुई फरीदाबाद के अंदर, ये खबरें भी चलाई गई। देखिए, मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ, आज तक ना तो मैं उदय भान जी से मिला, मैंने उनकी आज तक शक्ल भी नहीं देखी, एक ये आप कह सकते हो कि समाचारों के अलावा। और शैलजा से भी मेरा कभी मुलाकात, वैसे भी एक पॉलिटिशियन के तौर पर हम किसी कार्यक्रम में भी नहीं मिले, ना ही उदय भान जी से किसी कार्यक्रम में, किसी विवाह शादी में, किसी फंक्शन में आदमी मिल जाए, ऐसा भी नहीं हुआ, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। जो फरीदाबाद का आप जिक्र कर रहे हैं, जबकि वो बात चली, वो कोई सोनीपत के थे, मैंने उन्हें वो भी डाला था। और जिस दौरान की उन्होंने बात की, उस दौरान में मैं कांडा साहब के भाई साहब
जो ब्रदर थे वो एक्सपायर हुए वहाँ था, उसके बाद मैं चंडीगढ़ में था। मेरी लोकेशंस निकल सकती हैं, सब कुछ निकल सकता है। अगर ऐसी बात होती तो फिर, और मुझे मिलने के लिए किसी के लिए प्रयास करने की तो आवश्यकता है नहीं कि मुझे कोई माध्यम चाहिए मिलने के लिए आज की तारीख में, मैं वैसे ही बात कर सकता हूँ। मुझे किसी माध्यम की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन मेरी सोच उस तरफ है ही नहीं। कहने वाले कयास लगाते हैं, बल्कि कुछ राजनीतिक व्यक्ति ऐसे हैं जो शायद मेरे बड़े सिफा सलार हैं, जो मेरे बड़े नज़दीकी हैं, वो ऐसी अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं, और वो शायद ऊपर भी कुछ ना कुछ कहने का काम कर रहे हैं, अपने संगठन में भी, उनमें भी कहने का काम कर रहे हैं। और जो आदमी साफ़ है तो साफ़ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा किया हुआ सामने आ रहा है, जो मैंने किया है वो दिख रहा है। अभी दूसरी बार की आपकी सरकार चली, दूसरी बार की टर्म है। हालांकि दूसरी बार में वैसाखियों का सहारा ले रखा है, दोनों पैरों पे आप सलामत तो नहीं है, यानी कि बीजेपी निर्दलियों का साथ भी है, जेजेपी का साथ भी है, और तीसरी बार फिर से सरकार बनाना एक बड़ी टफ टास्क है। और जिस प्रकार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं आपके ही इर्द गिर्द हैं, हालांकि मैं जींद की बात करूं, जींद में से 5 सीटें हैं, 5 में से 3 जो सीटें हैं वो जेजेपी की है, एक बीजेपी की और एक कांग्रेस की। जो बीजेपी के बड़े नेता वो ये कह रहे हैं कि जो आगामी जो चुनाव होंगे 2024 के, उसमें हमें जेजेपी की आवश्यकता नहीं है। आपके आसपास सारे विधायक जेजेपी के हैं। कृष्ण मिड्डा इस बारे में क्या सोच रखते हैं? देखिए, ये तो ऊपर वालों का मसला है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर अलग अलग लड़े तो जींद को डिस्ट्रिक्ट जींद से लगभग 3 सीटें आनी चाहिए बीजेपी। और अगर हम लोग ज्वाइंट लड़ते हैं तो जो जिसके खाते में जाएगी फिर तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। फिर वो उसमें 2-2 और 1 तो हो ही सकती है। आप खुल के बोलना नहीं चाहते या क्या वजह? क्योंकि मिड्डा साहब तो बड़ा, मेरा सवाल सुनिए, आप तो बड़ा बेबाकी से बोलते हैं, और जब जब हम बातचीत करते हैं तो आप सारी चीज़ों को साइड में रख के दिल की बात जुबान पर लेके आते हैं। आपके ही बड़े नेता का एक बयान था कि घोड़े खाएं घास और गधे खाएं च्यवनप्राश, इस तरह का मुहावरा था। ब्रिजेंद्र ने भी ये बात बोली कि जो जेजेपी वाले हैं वो सत्ता का असली मज़ा ले रहे हैं, और हम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। लेकिन आप, क्योंकि डिप्टी सीएम जो है दुष्यंत चौटाला, वो आपके इलाके से है, उचाना यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। कृष्ण मिड्डा को विकास कार्यों में या फिर सरकार में जो भी काम होते हैं, ये चीज़ें महसूस होती है या सिर्फ उनको होती है? देखिए, उनको ऐसा लगता है, तो मुझे तो ये लगता है जो मेरे पास है, जो मुझे प्राप्त है वही पर्याप्त है। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, जो मुझे प्राप्त है वही पर्याप्त है। मैं ज़्यादा इच्छाएं कम रखने वाला आदमी हूँ। जो मिल जाए प्रभु इच्छा, प्रभु ने चाहा वो मिल गया है। जो नहीं मिला वो भी प्रभु की इच्छा है। और मैं ये और कहूँगा, जिस प्रकार से आप मुझे कह रहे हैं कि मैं बेबाक बोलता हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इलेक्शन अलग अलग लड़ा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी 3 सीट लेगी, और अगर ज्वाइंट लड़ा जाता है तो 2-2 सीटें जेजेपी 2 लेगी और भारतीय जनता पार्टी 2 लेगी। कांग्रेस के खाते में 1 ही सीट रहेगी। ये भी मैं आपको बता दूँ। कौन कौन सी सीट आप रिपीट करा रहे हो? भविष्यवाणी। आप इसके लिए देखिए कहना बड़ा मुश्किल है, ये मैं नहीं कहूँगा आपसे, लेकिन मेरा अपना आकलन है। जो आकलन आपको बता रहा हूँ ये मैं किसी से नहीं, क्योंकि हम लोग अक्सर बहुत से, मतलब ये कहूँगा आपको, सफ़ीदों के कुछ लोग आते हैं मेरे पास में, जुलाना के भी आते हैं, काम करवाने हमारी पार्टी के जो लोग आते हैं हमसे आते हैं, तो उनसे चर्चा हो जाती है, तो चर्चा से ही कुछ ना कुछ निकल के आता है। वहीं हम विपक्षी पार्टियों की बात करें या मैं आपके पुराने परिवार की बात करूं, लोकदल की, इंडिया गठबंधन बना, इंडिया नाम से लाके, उसको लेके भी आपकी तरफ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाया गया, कई जगह भारत लिखना शुरू कर दिया गया। लेकिन जो इंडिया अलायंस जो बना, और जिस प्रकार उसमें इनेलो भी कहीं ना कहीं सोच रही है कि हम भी आए, हालांकि वो फैसला बाद में होना कि आगे क्या होता है। लेकिन जिस तरीके का प्रयास किया जा रहा है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बन पाए, और हरियाणा में बीजेपी को कैसे सत्ता से बाहर किया जाए, जो ये प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयास को मिड्डा साहब कैसे देखते हैं? देखिए, जो ये प्रयास कर रहे हैं वो निष्फल होंगे, क्योंकि आज अगर हम देखें इन 10 सालों में हमारे देश का जो रुतबा है वो बढ़ा है, और प्रत्येक देशवासी एक तो चीज़ चाहता है। देखिए, महंगाई अपने अपने समय के अनुसार बढ़ती रही। आप अगर कैलकुलेशन करेंगे, लोग महंगाई का विषय उठाते हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं बढ़ी पुराने मूल्यों के हिसाब से। और आज हमारे देश का रुतबा कितना बढ़ा है। आज मैं ये कहता हूँ अमेरिका जैसा देश भी हमारे साथ हाथ मिलाने को तुरंत तैयार रहता है, चाहे अमेरिका है, चाइना है। इतने बड़े बड़े देश जो अपने आप में रुतबा रखते थे, आज उनमें हिंदुस्तान अपना एक रुतबा रखता है। और ये सब कैसे हुआ? ये सब जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी बने, तब से हमारा
देश, मैं तो ये कहूँगा पहले 5 कंट्री में, और जल्दी ही ये विश्व गुरु भी बनेगा। जो अगले 5 साल आपके पास भाई नरेंद्र मोदी जी देंगे ना, वो ऐसे चमत्कार होंगे कि हमारा देश इतनी ऊंचाइयों पे जाएगा, किसी व्यक्ति ने कभी सोचा भी नहीं था। जिसे हम हिंदुस्तान को कभी सोने की चिड़िया कहते थे, वही हिंदुस्तान सोने का शेर होके उभरेगा। आप कह रहे हो कि रुतबा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, देश ऊंचाइयों को छू रहा है। अगर इतना ही विकास हो रहा है, एमपी में चुनाव है, राजस्थान में भी है, हालांकि राजस्थान की बात आपसे करूंगा। एमपी में जो केंद्रीय मंत्री हैं आपके, मौजूदा सांसद है, सिटिंग एमपी हैं, उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाने के लिए भेजा जा रहा है। जो बाकी जो नेता हैं जो चुनाव लड़ते रहे हैं, आखिर उनसे मजबूत उनको को मिला नहीं, मतलब उनको ही क्यों उतारा जा रहा है? इतना विकास, इतना रुतबा। देखिए, कुछ ना कुछ चेंजिंग होती रहनी चाहिए, वो चेंजिंग करें। आज हम गडकरी साहब की बात करें तो उन्होंने भी ऐलान किया कि मैं सिर्फ फार्म भर के आऊँगा और उसके बाद चुनाव के बीच में कहीं नहीं जाऊँगा, लोग मुझे अपने आप जिता देंगे। कुछ तो है। क्या ऐसा आज तक किसी भी पार्टी के व्यक्ति ने ऐसा किया है? कुछ तो हुआ है ना। जब आदमी कह रहा है कि मैं घर बैठ जाऊँगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं आध्यात्मिक पिक्चर्स देखूंगा, आध्यात्मिक सीरियल देखूंगा, अपनी बुक्स पढ़ूंगा और आने वाले 5 सालों में मुझे क्या करना है इस देश के लिए, उसकी नीति बनाऊंगा, तो वो भी तो इसी देश का हिस्सा ही है। पड़ोसी राज्य राजस्थान की बात करें, वहाँ अभी कांग्रेस की सरकार है, चुनाव होने हैं। हालांकि बीजेपी के लिए वो भी बड़ी टास्क है कि कैसे सत्ता में आया जाए, क्योंकि जैसे हरियाणा में कहा जाता ना कि कांग्रेस में गुटबाजी है, तो वहाँ भी बीजेपी में वो चीज़ें किसी से छुपी हुई नहीं है। वसुंधरा का और वो जो भी तालमेल है या नहीं है, वो सब लोग जानते हैं। राजस्थान को आप कैसे देखते हैं, और खासकर जो आपकी जिम्मेदारी हनुमानगढ़ लगाई गई है, आगामी चुनाव को लेकर क्या रिजल्ट आप देखते हैं राजस्थान का? देखिए, राजस्थान में मैं ये कहूँगा 130 से 150 सीटें आएंगी। जहाँ मैं हनुमानगढ़ रहा एक सप्ताह, लोगों से जो पूछने में पता लगा, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 5 सीट हैं, 5 में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी लेने जा रही है। क्योंकि बहुत से लोग उस डिस्ट्रिक्ट के मुझे मिले भी, और मैंने आते हुए जाते हुए, जैसे मैं गया भी, चाय माय वाले से पूछा। आदमी, देखिए हम लोग ये तो है नहीं कि परमानेंट घूमें हनुमानगढ़ के अलावा, लेकिन आदमी 2 4 5 लोगों से डिस्कस करता है, उससे कुछ ना कुछ निकल के आ जाता है। तो 3 सीट कम से कम आएंगी, ये ऐसा मेरा विश्वास है। शुक्रिया मीडिया साहब बातचीत करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा, बीजेपी विधायक, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमने अलग अलग मुद्दों को लेकर बातचीत की। और ख़ासकर जींद की मैं बात करूं कि जींद को लेकर जिस तरीके के सवालात थे, चाहे आवारा पशुओं का मुद्दा हो। आवारा पशुओं का मैं एक सवाल और कर लेता हूं। जींद में सबसे ज़्यादा आवारा पशु जो है वो देखने को मिलते हैं। हालांकि गौ माता को लेकर सबसे ज़्यादा अगर कोई बात करता है तो उस पार्टी का नाम भी बीजेपी है। लेकिन आपको अगर कहीं आवारा पशु देखने हैं, अगर आपको सड़कों पे सबसे ज़्यादा कूड़ा कचरा देखना है, उस शहर का नाम जींद है। देखिए, जहाँ तक कूड़ा करकट का सवाल है, आप देख रहे हैं पहले से बेहतर है। और मैं ऐसे पशुओं के बारे में, ये आलम अकेला जींद में नहीं है, सब जगह है। लेकिन गौशालाएँ बनाई गई हैं। एक मुख्यमंत्री जी ने एक स्कीम भी बनाई है, अगर कोई गांव हमें गौशाला के लिए ज़मीन देता है तो वहाँ गौओं को रखा जाएगा और उस पंचायत को कुछ फंड भी दिया जाएगा जिससे वो गौशाला चला पाएगी। इस प्रकार से एक नया एक फार्मूला तैयार किया है सरकार ने। देखिए, ये जगह सब जगह है। मैं यूपी में गया, वहाँ भी है, राजस्थान में भी ये समस्या थी, और पीछे हम लोग कहीं गए थे, वहाँ पे भी ये समस्या है। सब जगह, अकेली इसकी नहीं है। बंदरों को लेकर, ऐसा ही पशुओं को लेकर समस्याएं हैं। और कुछ ना कुछ लोगों की भी कमी है कि जब गौ माता दूध देती रहती है तब तक तो ठीक है, जब वो दूध देना बंद कर देते उसको घर से निकाल देते, वो भी तो पाप ही है। बिल्कुल। तो ये आवारा पशु का क्योंकि बड़ा ज़रूरी था, और हम भी बहुत बार खबर चलाते हैं, बहुत सारे हादसे होते हैं। तो यानी कि जींद को लेके जो मुख्य बातें थी, सबके बारे में बड़े खुले मन से, खुले दिल से मीडिया साहब से हमने बातचीत की। और जिस प्रकार कुछ दिन पहले जो खबरें चलाई गई थी कि हो सकता है हुड्डा साहब का, मिड्डा साहब का हृदय परिवर्तन हुड्डा साहब की तरफ हो जाए, यानी कि कांग्रेस की तरफ हो जाए, उसको लेके जो अफवाहें कहें उनको, या चर्चाएं जो चलाई गई थी, उसका भी बड़ा बेबाकी से जवाब इन्होंने दिया। और ख़ासकर जब इस सवाल पर अमूमन बीजेपी के नेता बचते नज़र आते हैं कि भविष्य में बीजेपी जेजेपी को इकट्ठा चुनाव लड़ना चाहिए या अलग लड़ना चाहिए, उस विषय पर भी मिड्डा साहब ने खुलकर अपनी बात जो है वो रख दी, और आप सब ने इनकी सारी बातें सुनी भी है। आज इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार किसी और शख्सियत से आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।